बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 24 अप्रैल 2024 वेंसडे के जो डॉन एडिटोरियल्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। तो पहला एडिटोरियल है टाइज विद तेहरान। तो ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं उनका इसी वीक में जो दौरा था पाकिस्तान का, इब्राहिम रईसी उनका पाकिस्तान का दौरा और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज का उनका जो विजिट है वो काफी इम्पोर्टेंस रखता है दो तीन हवालों से। और हमारे जो न्यूज़पेपर एडिटर हैं उन्होंने उसी पे बात की है। पहली बात तो ये कि मौजूदा जो टाइम है उस टाइम पे ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो पिछले मंथ में कुछ मिसाइल्स फायर हुए हैं और एक दूसरे के इलाके में उन्होंने अपने अपने दहशतगर्दों को टारगेट किया है। ये एक बड़ी टेंशन वाली बात थी, लेकिन अब जो है वो हालात काफी नॉर्मल हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ईरान जो है वो इसराइल के साथ एक टेक ऑन की पोजीशन में है और ईरान ने इसराइल पे मिसाइल फायर किए थे अपने दमिश्क एम्बेसी के ऊपर अटैक के जवाब में। तो ईरान जो है वो दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। अब जब ईरान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया है तो वही तवज्जो, वही दुनिया की जो अटेंशन है वो इस दौरे को मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनका एजेंडा जो है एक तो ट्रेड को इम्प्रूव करना है और साथ साथ फिर जो ईरान गैस पाइपलाइन काफी अरसे से जो स्टॉप है जिस पे काम, उसके ऊपर कुछ बात आगे करना है और प्रोसीड करना है। और इस पाकिस्तान के ये जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, इससे अमेरिका बहुत ज्यादा नाखुश है। अमेरिका इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंस है इस चीज की कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो आई ही अमेरिकन सपोर्ट से है वो अमेरिका को एक समझ लें कि एक मुकाबला दे रही है। तो ये क्या पोजीशन है, ये भी बात जरा गौर करने वाली है, सोचने वाली है। तो इट मीन्स के अमेरिका को अब ये सोचने का पॉइंट आ गया है कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो वो ओपनली एब्सोल्युटली नॉट कह के अमेरिका को अपोज कर रहा था। लेकिन अगर इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई है और अब ये गवर्नमेंट आई है तो ये गवर्नमेंट भी कोई अमेरिका के बिल्कुल फुटप्रिंट्स पे काम नहीं कर रही, उसी तरह से काम नहीं कर रही जैसा कि वो मतलब वो एक्सपेक्ट करता है अमेरिका। तो इसलिए इसलिए इस दौरे की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इस तरह से मैं ये चाहूंगा कि ये ब्रेक थ्रू का जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल, ये भी आप इसमें जरा नोट करें अपनी राइटिंग्स में। बाइलेटरल का वर्ड है, ये भी एक अच्छा वर्ड है, आप इसको भी अपनी वोकेबलरी बुक में नोट करें। ठीक है, बाइलेटरल दो तरफा होता है, ब्रेक थ्रू का मतलब पेशरफ्त है, कोई अहम काम हो जाना, कोई नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाना। इसमें से ये दो वर्ड ही अगर आप, वैसे तो सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसको देखें, लेकिन एटलीस्ट आपको अपनी राइटिंग्स में ये दो वर्ड जरूर ऐड करने चाहिए। इससे आगे चलते हैं तो वर्किंग टुगेदर में जो सेकंड हमारा एडिटोरियल है वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन के हवाले से है, जो कि एक बहुत स्टैंड ऑफ की पोजीशन है। पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो स्टैंड ऑफ की है कि पाकिस्तान का सिस्टम इस वक्त जमूद का शिकार है। ये एक अच्छा वर्ड है, स्टेसिस। तो ये जो स्टेटिस का वर्ड है, स्टेसिस का वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। जमूद का शिकार हो गई है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन। और याद रखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही डिटरमिन करती है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, आपकी सोशल स्टेबिलिटी को, आपकी और बहुत सारी चीजों को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही डिटरमिन करती है। तो इसलिए अगर पॉलिटिकल लेवल पे हम जमूद का शिकार हैं
तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो खराब हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान की जो ये जो जमहूरियत इस वक़्त खराब है, इसका इसका वो उस सिचुएशन को उसने एनालाइज़ किया है, हमारे न्यूज़पेपर एडिटर ने, और बताया है कि किस तरह से हम डिवाइड एंड डिवाइड का शिकार हैं और हम अपने इंटरनल मामलात में इस तरह से उलझे हुए हैं कि हम अपने जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उनकी तरफ पूरी तवज्जो ही नहीं दे पा रहे, या वो चीज़ें जिनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, वो तवज्जो नहीं है। जमूद का शिकार पाकिस्तान का सिस्टम इस वजह से है क्योंकि पता है, मतलब आप लोगों को कि एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग से जो नई गवर्नमेंट लाई गई है पाकिस्तान के, इतने ज़्यादा इतने बड़े पाकिस्तान के जो मुतनाज़ इलेक्शन के बाद, जो फरवरी में हुआ, उसके बाद ये गवर्नमेंट भी अब अपनी सही लेवल पे परफॉर्म करती नजर नहीं आ रही। इसकी सीधी-सी वजह है, इसमें लंबी-चौड़ी बातें ही नहीं है। वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर सर्वेज करवा रखे हैं। आईएमएफ ने अपना सर्वे करवाया है, यूएसए ने अपना सर्वे करवाया है, चाइना ने अपना, सऊदीया ने अपना, टर्की ने अपना, ठीक है? फिर जो प्राइवेट सर्वेज हैं, फाफिन है, गैलप सर्वे है, इस तरह के बहुत सारे सर्वेज हैं, या इलेक्शन के जो मॉनिटर करने वाले लोग हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी मेजॉरिटी, एटलीस्ट टू थर्ड मेजॉरिटी, लेकिन अगर एटलीस्ट नहीं तो मतलब ये एटलीस्ट टू थर्ड मेजॉरिटी, लेकिन कुछ तो जो है ना वो थ्री फोर्थ मेजॉरिटी भी कह रहे हैं कि पीटीआई के पास है, लोग पीटीआई को चाहते हैं, और लोगों ने वोट भी इसी तरह से दिए हैं। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट रोक के और सारे मामलात करके ये इस गवर्नमेंट को लाया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस माइंड के साथ कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मिल के चलेंगे तो मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी, क्योंकि उनको ये ख्याल था कि अगर इमरान खान आ गया तो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिश मिल के नहीं चल सकते, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? लेकिन अब प्रॉब्लम अब और ज्यादा आ रही है, क्योंकि कोई भी जो इंटरनेशनल इदारा है, बेशक वो यूएनओ के प्लेटफॉर्म से है या कोई कंट्री है, बड़ा कंट्री है, कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट की किसी वो जो है ना वो बात पे, किसी चीज पे यकीन करने पे तैयार नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आईएमएफ के साथ नए जो पैकेज है उसके बारे में वो कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो भी सही तौर पर वो किसी नतीजे पे पहुंचते नजर नहीं आ रहे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरी दुनिया उसको मॉनिटर कर रही है, और जाहिर है जब वो पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही है तो उस जो उनके जहन में आ रहा है उसी के मुताबिक वो एक्ट करेंगे ना। आपसे वो ताल्लुक इसी इसी बेस पे रखेंगे कि कोई एक परमानेंट ऐसी गवर्नमेंट आए कि जो गवर्नमेंट वाकई जो है वो अवाम की सोच के मुताबिक चल रही हो, तो ही वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकती है, और उस पॉलिसी की बेस पे उस गवर्नमेंट के साथ इंटरनेशनल इदारे या दूसरे कंट्रीज जो है वो अ, अपनी डील्स कर सकते हैं। तो इस तरह से करके वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इस मौजूदा गवर्नमेंट को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, बल्कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक 2.5-3 महीने गुजरने के बावजूद, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने नई गवर्नमेंट को जीतने की मुबारकबाद ही नहीं दी, ठीक है? एंड दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन अबाउट पाकिस्तान। और फिर दूसरी साइड पे ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को आफत ज़दा मुल्कों में शामिल कर दिया है, जिनमें सूडान है, जिनमें इराक है, जिनमें शाम है, आफत ज़दा मुल्कों में शामिल कर दिया है। और ये अभी पिछले हफ्ते की न्यूज़ है। तो इसका मतलब ये है कि चीजें आईएमएफ की नजर में बेहतर नहीं चल रही, तो आईएमएफ हमें कर्जा क्यों नहीं देगा, ठीक है? और पहले ही आपने कल की न्यूज़ पढ़ी होगी कि आईएमएफ का जो कर्जा पिछले हमारे अक्टूबर से लेकर मार्च तक आना था, वो आधे से कम आया है, जितनी उनकी
कमिटमेंट्स थी उससे आधे से भी कम आया है, एंड दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन बाय द वे। और इसके लिए मतलब इसीलिए तो सारे जो इदारे हैं वो बड़े कंसर्न हैं। और अब इस चीज पे बात हो रही है कि पीटीआई से बात होनी चाहिए। कल की जो दो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि आरिफ हबीब जो पाकिस्तान के एक बड़े टॉप लेवल के प्रोमिनेंट बिजनेस फिगर हैं, उन्होंने भी मशवरा दिया है कि इमरान खान से बात होनी चाहिए। और उसके बाद जो आईएमएफ का लोन है वो भी आईएमएफ देने पे तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीजें शो कर रही हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। उसी चीज पे हमारा जो ये एडिटर है उसने बात की है कि सबसे पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान को इंटरनली पाकिस्तान की सारी पार्टीज को मिलकर इकट्ठा काम करना चाहिए और पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे एक इतने बड़े जमूद का शिकार हो गया है कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही। और इंटरनेशनल दुनिया से हम कट के चल नहीं सकते। हमने इंपोर्ट भी करनी है, एक्सपोर्ट भी करनी है, हमने लोन भी लेना है, लोन रिटर्न भी करना है। तो इसलिए फिर पहले तो पार्टीज इकट्ठी मिलके काम करें, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि पार्टीज के अंदर भी डिवाइड्स हैं। ठीक है, आप गौर कर सकते हैं कि पीएमएलएन है, उसमें जो शहबाज शरीफ वाला कैंप है वो एक अलग कैंप है, नवाज शरीफ वाला कैंप एक अलग कैंप है। ठीक है, फिर पीटीआई है, तो पीटीआई में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि पीटीआई में मतलब पीटीआई के सपोर्टर्स वोटर्स ये बड़ा क्लियरली समझ रहे हैं कुछ लीडर्स के बारे में कि वो क्लियरली इमरान खान के नजरिए के साथ चल रहे हैं। और दूसरे दूसरे समझ रहे हैं कि जी मतलब कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इमरान खान के नजरिए के खिलाफ चल रहे हैं, बल्कि अंदर मतलब हिडन अगर अपने देखें तो उनके राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से भी हैं। तो इस तरह करके मतलब न्यूज़पेपर ने ये कहा है कि हम जब तक अपने करंट जो इस स्टैंड ऑफ को और इस क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करते और एक दूसरे से मिलके नहीं चलते, तब तक चीजें जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकती और मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, और मुल्क बल्कि बैकवर्ड, क्योंकि याद रखिए कि मुल्क कभी भी एक सिचुएशन में रहता नहीं है। अगर मुल्क तरक्की नहीं कर रहा ना तो इकोनॉमी कहती है, इकोनॉमिक्स कहती है कि तो वो फिर डाउनफॉल में तो जा ही रहा है। ये नहीं है कि अपनी सर्टन पोजीशन पे वो मेंटेन किए, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, और इस मकसद के लिए उन्होंने कहा है कि सब पार्टीज जो है उनको एक दूसरे की बात समझनी चाहिए और जहन एक दूसरे के करीब लाने चाहिए, टेंशन दूर करनी चाहिए। और उन्होंने मशवरा दिया है कि मतलब जो इमरान खान है उसको भी कन्विंस करना चाहिए कि मुल्की मुफाद में ये है कि बेशक उसका जो स्टैंड है उसकी बात जो है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है और प्रिंसिपल्ड है और उसूली है, लेकिन उसको भी चाहिए कि अपनी सोच में, चलो अपने नजरिए में ना सही लेकिन अपने तरीकेकार में लचक पैदा करके दूसरों के करीब आए, और ताकि कुछ ना कुछ मुल्क का फायदा हो सके और मुल्क आगे जा सके। तो इस तरह से ये एक डिटेल बात हमने इस पे कर ली। इस हवाले से स्टेसिस एक बहुत अच्छा वर्ड है, जमूद एक तो वर्ड मैंने अभी स्टैंड ऑफ बोला, वो भी उसका मतलब भी जमूद ही होता है। लेकिन वो पार्टीज जब आमने सामने आ जाएं वो भी यूज किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि स्टैंड ऑफ का वर्ड आपको पहले से ही पता होगा, तो स्टेसिस का वर्ड जो है ना वो जरूर आप इसको अपने राइटिंग में यूज करें फर्दर। फिर उसके बाद स्टेटस को का वर्ड उम्मीद है कि आपको पहले से पता होगा, लेकिन नहीं भी पता तो इसको आप जरा अपनी राइटिंग में रखें कि स्टेटस को का मतलब होता है कि जो चीज जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने देना। यानी कि इस सिचुएशन के मतलब मुताबिक क्या है कि स्टेटस को नहीं चल सकता, जो चीज चल रही है वैसे नहीं चल सकती। फिर उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है, उम्मीद होना, फ्यूचर के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचना, समझना, करना, फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना, ये ऑप्टिमिस्टिक है। इसको भी आप अपनी उसमें यूज करें। और उसके बाद आगे चलते हैं तो रेकन्सिलिएशन। रेकन्सिलिएशन में मुफाहमत का वर्ड है। ठीक है, रेकन्सिलिएशन का मतलब होता है मुफाहमत, सुलह सफाई। ये भी एक अच्छा वर्ड है, इसको जरूर आप अपनी कैबरी में ऐड करें।
इस तरह से डेली कुछ वर्ड मैं जो ऐड करवा देता हूँ ना, वो आप अलग से अपनी इसके बारे में वोकैबुलरी बनाया करें। बल्कि मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप इसके हवाले से ना एक वोकैबुलरी कार्ड्स बना लें। वोकैबुलरी कार्ड्स बनाने का तरीका मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। इसी चैनल पे ज़रा वो देखें, उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। अच्छा, इसके बाद जी नंबर 3 वाला जो हमारा एडिटोरियल है, वो फार्मर्स एंग्जायटी है। स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट प्राइस दी है, उसकी वो फार्मर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फार्मर्स जो हैं, जो 3900 3900 रुपीज जो पंजाब गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस दी है, वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहुत कम है। असल में सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता दूं। उम्मीद तो यही है कि ज़्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता तो, क्योंकि मेरा मकसद यही होता है इनको एनालाइज करने का, कि आपको वो बातें बता दी जाएं जिसकी बेस पे आप खुद भी ये वाले एडिटोरियल्स अगर पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, तो इस हवाले से आपको ये बात समझनी है कि नंबर वन तो ये कि गवर्नमेंट एक हर साल एक प्राइस अनाउंस करती है। वो प्राइस अनाउंस करने का मतलब ये होता है कि फार्मर्स को ये बताना है, इसको कहते हैं सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस क्या है? कि फार्मर्स को ये बताना है कि ये जो कीमत है ये गवर्नमेंट की कीमत है। अगर आपसे कोई बंदा इ, इस कीमत या इस कीमत से ज्यादा या कम आपको देता है, और आपकी मर्जी है कि आप किसी प्राइवेट बंदे को अपनी गंदम बेचना चाहते हैं, तो आप जरूर बेच दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बेचते तो गवर्नमेंट आपसे इस कीमत पे खरीद लेगी। इस साल गवर्नमेंट ने दी है 3900, यानी कि 3900 रुपया, 3900 गवर्नमेंट ने प्राइस दी है। ठीक है, और वो पूरे पाकिस्तान में दी है, स्पेशली पंजाब ने तो अनाउंस कर दी है। तो अब वो जो प्राइस दी है गवर्नमेंट ने, वो उसका मतलब ये है कि किसान को उतने तो मिल ही जाने हैं। वो गवर्नमेंट के उसमें जाएगा, गवर्नमेंट की जो फूड डिपार्टमेंट है, वो फूड डिपार्टमेंट से राब्ता करेगा कि जी हमने गंदम बेचनी है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट वो गंदम खरीद लेगी। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट के गंदम खरीदने में थोड़े से इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल मैटर्स आ जाते हैं उसमें जनाब। वो चेक देते हैं, कई दफ़ा चेक लेट हो जाता है, कई दफ़ा गंदम गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट किसानों की गंदम उठा के अपने गोदामों में ले जाने में देर कर देती है। मौसम का कोई पता नहीं होता कि क्या बने, बारिश ना हो जाए, किसानों को गंदम संभालनी पड़ती है उस टाइम तक, जब तक कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे आके उनसे वो गंदम लेते नहीं हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो ऑफिशियल मैटर्स होते हैं ना, इसकी वजह से कई दफा ऐसा होता है कि किसान उस मामले से बचने के लिए कोई 100 150 200 रुपया कम पे किसी प्राइवेट लोगों को बेच देता है, जो फौरन से गंदम उठा लेते हैं और फौरन से पैसा दे लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट के हवाले से तो ये ऑफिशियल जो एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं ना, कि जी एक तो वो गंदम उठाने में टाइम लेंगे, और फिर चेक दे के आगे टाइम देंगे कि जी कि मतलब जब वो चेक देंगे हो सकता है उसके 2 महीने बाद वो चेक रिलीज हो सकता हो। ठीक है, तो इस तरह करके वो ऑफिशियल इश्यूज होते हैं कि जी वो पैसे देर से मिलते हैं, गंदम देर से उठाई जाती है। उस तरह की चीजों से बचने के लिए किसान थोड़ी सी सस्ती बेच देता है, तो कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी में मुझे मेरे हाथ में पैसे तो आ जाएंगे ना, बेशक थोड़े आ जाएंगे। तो इस वजह से वो फिर थोड़ा सा कम पे भी बेच देता है। तो इसलिए गवर्नमेंट नॉर्मली हाई प्राइस जो है वो उसकी तय करती है थोड़ी सी, ताकि किसान अगर थोड़ा सा लो भी बेचे तो किसान को फिर भी कुछ ना कुछ बचे। अब इस दफा गवर्नमेंट ने उतनी प्राइस दी है 3900, कि किसान प्राइवेट किसी को बेच भी नहीं सकता। और अगर बेचेगा तो एक तरह से, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, किसान के जो फसल के ऊपर खर्चे हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन और दूसरी तरफ जो किसान के अपनी फैमिली पे खर्चे और ओवरऑल खर्चे हैं, जो उसने इधर से ही निकालने हैं, वो कहाँ से निकालेगा? तो फार्मर्स में बहुत ज्यादा बेचैनी है, बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए
बाकी और लेकिन गंदम की फसल इस दफा भरपूर हुई है, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि अच्छे तरीके से वो फसल खरीदती, लेकिन वो नहीं खरीद पा रही, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो बहरहाल हमारा जो न्यूज़पेपर एडिटर है उसने मशवरा दिया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट ये जो सपोर्ट प्राइस वाला एक लॉलीपॉप देती है इसको खत्म करे, और गवर्नमेंट को ओपन मार्केट गंदम को ओपन मार्केट में बिकने दे। गंदम को ओपन मार्केट में बिकने दे, बल्कि गंदम को जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, इंटरनेशनल ग्रेन मार्केट है, उसके मुकाबले में जाके बिकने दे। और अगर कोई बंदा, अगर कोई फार्मर गंदम एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको एक्सपोर्ट करने दे, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके compete करे। हाँ, फिर साथ ही उसने ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहती है, तो फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहती है तो ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या एहसास प्रोग्राम इस तरह के हैं, इनके थ्रू गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके थ्रू फार्मर्स को बीज सस्ता दे, खाद सस्ती दे, पानी टाइम पे मुहैया करे, ये सारी चीजें उनको दे ताकि फार्मर्स की कॉस्ट कम हो। और अगर फार्मर की कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके compete करेगा, और compete करके अपनी अपनी फसल बेचेगा। इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा, पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, पूरी दुनिया का पाकिस्तान पे एतमाद बनना शुरू होगा, और ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी और बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, तेजी से ग्रो करेगी। हाँ, लेकिन इनिशियली इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर उस पे वो प्लानिंग करनी पड़ेगी, शुरू में टाइम लगेगा और वो टाइम गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। इस तरह से ये इस सारे का खुलासा है। अब अगर देखते हैं तो इसमें कुछ जो वर्ड्स मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट हैं, उन वर्ड्स में इंटरवेंशन एक मुदाखलत एक अच्छा वर्ड है। ये भी आपको अपनी वोकैबुलरी बुक में ऐड करना चाहिए। फिर उसके बाद ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब कोई भी खराबी, कोई प्रॉब्लम किसी चीज के अंदर, वो होना चाहिए। आउटवे का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ जाना, किसी चीज का आगे बढ़ जाना, स्पेशली किसी चीज की प्राइस का बढ़ जाना, आगे चले जाना, वजन ज्यादा हो जाना, उसकी अहमियत ज्यादा हो जाना, उसको हम कहते हैं। और प्रीमियम का मतलब होता है अजाफी रकम, कोई भी अजाफी रकम, अजाफी चीज, एडिशनल फी वगैरह, कोई इंस्टॉलमेंट, ये प्रीमियम होता है। ये भी आप इसको ध्यान में रखें। और बिग बक्स, ये ईडीएम है। बिग बक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा। बग असल में कॉइन को बोलते हैं, और बिग बग का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज इसको एनालाइज किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।